जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे लाडलों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं देव कृष्ण पालीवाल आपके साथ बना हुआ हूं क्लास 8 की मैथ्स को लेकर, जिसके 3 चैप्टर अपन कर चुके हैं कंप्लीट और आज देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग। क्या है गुरुजी? आंकड़े किसको कहते हैं? आंकड़े क्या होते हैं? तो सूचनाओं को इकट्ठा करना ही कहलाता है आंकड़े। जो सूचना है, जैसे आपकी क्लास 8 है, मैंने अलग अलग बच्चों से पूछा कि कलर अलग अलग किसको क्या पसंद है, तो आप सबने मुझे अलग अलग उत्तर दिया। किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को येलो, किसी को ग्रीन। तो ऐसे मैंने डाटा को कलेक्ट किया और उसको एक ग्राफ के माध्यम से बताया, तो उसको इजी वे में समझ में आ जाए, इसके लिए हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसको ग्राफिकल वे में दर्शाया जाता है, जिसके बारे में अपन क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था और आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या नाम है मेरे लाडलों? आंकड़ों का प्रबंधन, अर्थात डेटा कलेक्शन। डेटा को अपन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ग्राफिकल माध्यम से समझाते हैं, जिसमें हमने क्लास 7 में कुछ पढ़ा था। क्लास 7 में हमने पढ़ा था एक चित्रालेख के बारे में, एक होता है अपना पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ संकेतों के माध्यम से यहाँ एक कार बनी हुई है, इस कार का मतलब है 100 कार। कितना कार है? तो यहाँ पर एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित कर रहा है, एक कार का मतलब 100 कार है। तो यहाँ पर जुलाई महीने के अंदर कितनी कारें का उत्पादन हुआ है अपन देखें तो ये 100, 200 और ये आधी बनी हुई, इसका मतलब 50 हो गई। 100, 200 तो कितनी हो गई? 250 कारें बनी है। फिर वैसे ही अगस्त में 100, 200, 300 हो गई यहाँ पर आपके। फिर वैसे अगर सितंबर में देखें तो 1, 2, 3, 4 तो कितनी हो गई यहाँ पर आपके? 400 कारें हो गई है। अब आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, हो सकता है आपको ग्राफ बनाने के लिए बोले तो अपन ग्राफ बनाएंगे, या ग्राफ दिया होगा उससे संबंधित अपने से प्रश्न पूछ जाए तो उसका उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ? तो जुलाई महीना ये रहा अपना, कितनी कारें बनी है? तो हमने यहाँ लिखा हुआ है 250। कितनी कारों का उत्पादन हुआ? तो आपको पूरा उत्तर लिखना है, जुलाई के माह में 250 कारों का उत्पादन हुआ। फिर दूसरा प्रश्न है, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कौन से महीने में हुआ है? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हुआ 400 का, वो कौन से महीने में हुआ है? सितंबर महीने में। तो यहां अपना उत्तर रहने वाला है, अधिकतम जो उत्पादन हुआ है वो सितंबर माह में हुआ है। ये अपने कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको समझ रहे हैं। उसके बाद अपन चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के ऊपर। दूसरा अपना उदाहरण देखिए यहाँ पर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एक दंडालेख। दंडालेख के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको अपन बार ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर समान लंबाई चौड़ाई के क्या होता है? दंडों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350। और यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8। ये शैक्षणिक वर्ष है। और यहाँ पर एक सूचना दे रखी, किस वर्ष के अंदर कितने बच्चे थे। और इस सूचना से कुछ आपको प्रश्न पूछे कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख में हमें कक्षा 8 के अलग अलग शैक्षणिक सत्र की संख्या बताई गई। कक्षा 8 के बच्चों की जो है अलग अलग शैक्षणिक वर्ष में कितने बच्चे थे, 2003-4 में कितने थे। यहां अपन देखें अगर तो 2003-4 में कितने बच्चे थे? 8th क्लास के अंदर 100। अगले साल मतलब शैक्षणिक सत्र चेंज हुआ, 2004-5 में कितने थे? तो यहाँ ये आ रहा आपके 200 के आसपास, मतलब 200 बच्चे थे। 2005-6 में कितने थे? तो 2005-6 में थे आपके 250 बच्चे। 2006-7 में कितने थे गुरुजी? तो यहां पर थे आपके 300 बच्चे। 2007-8 में कितने थे? तो 350 बच्चे थे। ये हमें ग्राफ के माध्यम से डायरेक्ट अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि किस वर्ष के अंदर क्लास 8 में सबसे ज्यादा बच्चे थे, तो आप सीधा ग्राफ देख के बता सकते हो। सबसे ऊंचा जो दंड जा रहा है, अर्थात जो सबसे ऊंचा बार बना हुआ है, वो सबसे ज्यादा का है, मतलब सत्र 2007-8 के अंदर कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक रही है। फिर यहां से भी कुछ प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न तो यही है कि क्या सूचना है? तो ये सूचना जो है अलग अलग शैक्षणिक वर्ष के अंदर कक्षा 8 में कितनी संख्या रही है। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है? अधिकतम बड़े किसमें है? तो यहां देखें अपन 2003-4 में थे 100 और 100 से 4-5 में हो गए 200। यहाँ कितने बच्चे बढ़ गए आपके? 100 बच्चे बढ़ गए। फिर यहां से यहाँ कितने बच्चे हैं बढ़े? 50 बच्चे बढ़े। यहां से यहां तक में भी 50 बच्चे बढ़े हैं और यहां से यहां तक भी 50 बच्चे बढ़े। तो कौन से साल में अधिक बढ़े हैं? तो आप कह सकते हैं 2004-5 वाले वर्ष में। कौन से वर्ष के अंदर? 2004-5 वाले वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तीसरा सवाल पूछा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? वही मैंने बताया, तो आपकी सबसे लंबा जो बार दिख रहा है आपको, कौन से वर्ष का है? 2007-8 का। तो हम कह सकते हैं कि 2007-8 के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि आपके अधिकतम संख्या रही है क्लास की। फिर ये कह रहा है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगुनी है।
तो देखो 2005-6 के बच्चों की संख्या जो है 3-4 से दुगुनी है क्या, तो 3-4 में थी गुरुजी 100 और 4-5-6 में हो गई आपकी गुरुजी 250, मतलब ये दुगुनी नहीं है, तो 2.5 गुना हो गई है। कितने गुना हो गई है? 2.5 गुना। तो ये पूछ रहा है ये सत्य है असत्य है, तो ये बात क्या है? असत्य है, क्योंकि यहां पर 2 गुना वृद्धि नहीं होकर कितनी हुई है? 2.5 गुना वृद्धि हुई है, 2.5 गुना वृद्धि हुई है। वैसे आगे चलते हैं, उदाहरण के तौर पे दोहरा दंड आलेख ये भी हम पढ़ चुके हैं, डबल बार ग्राफ को 7th क्लास में पढ़े हैं हम, सिर्फ उदाहरण के तौर पर इनको देख रहे हैं। फिर अपन एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर चलेंगे, तो यहां पर भी एक बार दिया ग्राफ दिया हुआ है, दोहरा दंड आलेख है। इसमें यहां पर देखिए आप, ये व्हाइट कलर के दंड बने हुए हैं ये वाले, ये 2005-6 को बताते हैं, और ये जो ग्रे कलर के बने हुए हैं आपके 6-7 को बताते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक कोई भी लड़का है उसने अलग अलग नंबर प्राप्त किए हैं गणित के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर, अंग्रेजी के अंदर और हिंदी के अंदर। अब यहां से इस बार को देख करके आपको, इस बार ग्राफ को देख करके आंसर देने हैं कि इस द्विदंड आलेख द्वारा सूचना क्या दी गई है। इसमें क्या सूचना मिल रही है? इसमें एक विद्यार्थी के जो अंक हैं वो 2005 के और 2006 के, तो अलग अलग विषयों के 2005 के, एक विद्यार्थी के 2005 और 2006 के अलग अलग विषयों के हमें क्या दिखाए गए हैं? अंक दिखाए गए हैं कि कितने अंक उसको प्राप्त हुए थे 2005 में, 2006 में कितने उसको प्राप्त हुए हैं। जैसे हम यहां देख रहे हैं, अगर इस ग्राफ को देखें तो ये व्हाइट वाला जो आपका बार है वो कौन सा है? 2005-6 का। तो गणित के अंदर 2005-6 में इस बच्चे को कितने अंक मिले थे? 30, और 2006-7 के अंदर कितने मिले हैं? 60। तो ये यहां पर अलग अलग विषयों के अलग अलग दिया। आपको सवाल पूछा है दूसरा, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? सुधार किसमें हुआ? जिसमें कम थे और ग्राफ पास वाला बढ़ गया हो। तो सुधार अपने को गणित में ही देखने को मिल रहा है, पहले 30 नंबर थे 60 हो गए। यहां थोड़ा थोड़ा सुधार यहां भी हुआ है, थोड़ा यहां भी हुआ है, यहां पर सुधार नहीं हुआ है और इसका डिस्क्रीज हो गया है मामला, मतलब गड़बड़ हो गया है। ये पहले वाले साल से अगले साल की तुलना में इंग्लिश में इसका जो प्रदर्शन रहा है वो कमजोर रहा है, और हिंदी के अंदर इक्वल इक्वल है। पहले जितना होशियार था उतना ही होशियार है, अर्थात उतने नंबर पिछले वर्ष उसको मिले हैं, उतने ही नंबर आगे वाले वर्ष में भी मिले हैं। फिर कह रहा है, ये तो अपने को पूछा था किस विषय में प्रदर्शन में अधिक सुधार हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कौन से विषय में? गणित के अंदर इसका प्रदर्शन जो रहा है वो अच्छा रहा है, तो गणित लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है ये किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो यहाँ पर एक जगह गिरावट आई है, कौन सा विषय है ये? अंग्रेजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना अंग्रेजी। अंग्रेजी में इसके प्रदर्शन में क्या आई है मेरे लाडलों? गिरावट आई है। फिर कह रहा है किस विषय में प्रदर्शन जो है समान रहा है, तो समान कौन से विषय में रहा है? हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर इसका प्रदर्शन जो है वो समान रहा है। ये देख रहे हैं हम कुछ उदाहरण। आगे चलते हैं, अब जो पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर अपन, इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे वृत्त आलेख को, और ये अपने सामने एक पाई चार्ट दिया गया है, बना करके आपको बता रखा पाई चार्ट होता क्या है, क्योंकि अपने को 4.1 के अंदर पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है, कैसा। ये एक पाई चार्ट दिख रहा है आपको, एक वृत्त जैसा होता है गोल गोल, जिसको अपन वृत्तालेख भी कहते हैं। दंड आलेख के बारे में अपन, दंड आलेख के लिए अपन 7वीं क्लास में पढ़ चुके थे, चित्रालेख को भी पढ़ चुके थे। इस क्लास में अपन आज पढ़ रहे हैं पाई चार्ट को, जिसको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर वृत्तालेख। वृत्तालेख सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। तो एक सर्कल बनाया जाता है, उसमें अलग अलग कोण बनाए जाएंगे अलग अलग डिग्री के, उसके माध्यम से उसको दिखाया जाता है। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, एक जो बच्चा है उसके 24 घंटों को दिखाया गया है। एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय जो है वो बता रखा है कि भाई एक लड़का जो है वो 8 घंटे सोता है, 4 घंटे गृह कार्य करता है, 3 घंटे अन्य काम करता है, 3 घंटे खेलता है और 6 घंटे वो स्कूल में रहता है। तो टोटल ये 24 घंटों की इसकी जो थी पूरी दिन की दिनचर्या को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो, एक कस्बे में व्यक्तियों की आयु का समूह जो है वो यहाँ दिखाया गया है कि 50 से 60 वर्ष के जो है वो कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 50,000 लोग हैं। 0 से 14 वर्ष के कितने हैं? 30,000 हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक के कितने हैं? तो 20,000 हैं। टोटल कितने लोगों के बारे में बताया गया? तो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, मतलब 1 लाख लोगों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिज्या लेते हैं, उससे एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद उसके अलग अलग त्रिज्यखंड निकालेंगे। और हम जानते हैं कि पूरा जो एक आपका सर्कल होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। उसके आधार से अलग अलग अपन कोण बनाएंगे, और जो ये कोण बने हुए हैं, जैसे ये जो कोण बना हुआ है इसको कहते हैं अपन त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? अलग अलग त्रिज्यखंड बनाएंगे। तो यहां पर आपको दिखाया गया, जैसे यहां पर एक बच्चे का त्रिज्यखंड आपको निकालना है, तो त्रिज्यखंड कैसे निकलेगा? तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है सोने के घंटों की जो संख्या थी, वो बच्चा जो सोता है 8 घंटे सोता है, और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो उसके सोने की जो भिन्न आ गई है वो कितनी आ गई है? 1/3। अगर इसको अपन डिग्री के अंदर कन्वर्ट करें,
कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए त्रिज्यखंड कितना बनेगा, तो ये 1/3 है, इसको अपन किससे गुणा कर देंगे, 360 से गुणा कर देंगे, तो ये 3 से कैंसिल होगा 12 टाइम, अर्थात इसकी जो डिग्री में वैल्यू आएगी वो आएगी 120 डिग्री, अर्थात जो कोण बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा मेरे लाडलो, जैसा यहाँ ऊपर जो ये कोण बना हुआ है, ये जो कोण आपको दिख रहा है, मैं अलग पेन से इसको मार्क करता हूं, ये आपको एक कोण दिख रहा होगा, ये कोण जो बना हुआ है वो 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ऐसे अपने को अलग अलग त्रिज्यखंड निकालने पड़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है देखिए, आगे यहां पर दिया हुआ है, इसीलिए इस त्रिज्यखंड को पूरे वृत्त के 1/3वें भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार स्कूल में व्यतीत किए घंटे भी निकाल सकते हैं अपन, 6/24 घंटे 1/4 भिन्न हो जाएगी इसको आप क्या कह सकते हैं, तो यहां लिखा हुआ है, इसीलिए त्रिज्यखंड के वृत्त में 1/4 भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार अन्य त्रिज्यखंडों के माप ज्ञात आप कर सकते हैं, और इसको वृत्त आलेख में दर्शाना ही क्या कहलाता है, वृत्त आलेख को अपन पाई चार्ट भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने, यहां पर भी आपको एक सवाल दिया गया है, क्या कहता है सवाल गुरुजी, देखिए मेरे लाडू में कहता है पाई चार्ट कैसे खींचेंगे, तो किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीम स्वाद के आधार पर प्रतिशत में यहाँ पे दी गई है। चॉकलेट वाली जो स्वाद के आधार पर है वो 50% बच्चों को पसंद है, वेनिला जो है आपकी 25% को, और अन्य प्रकार की आइसक्रीम 25% लोगों को पसंद है। इन आंकड़ों का पाई चार्ट में यहाँ पर निरूपण किया गया। इसके लिए अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड निकालने पड़ेंगे। और त्रिज्यखंड कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर मना किया स्वाद के आधार पर चॉकलेट के नाम लिख दिए इन्होंने, चॉकलेट हो गई, वेनिला हो गई, अन्य प्रकार की हो गई। फिर पसंद किए गए, यहाँ 50% पसंद किया गया था, इसको 25% द्वारा, इसको भी 25% बच्चों द्वारा। फिर इसका संपूर्ण का भाग निकालते हैं, संपूर्ण का भाग कितने परसेंट में, अगर ये प्रतिशत में है तो संपूर्ण प्रतिशत कितने होते हैं, 100%, तो 100 पे निकाला इन्होंने। अगर अपन डिग्री में निकालेंगे, इस पे निकालेंगे 360 पे निकालेंगे, तो यहां पर 100 के हिसाब से ये आपका संपूर्ण का 1/2 भाग हो गया, अर्थात इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया फिर डिग्री में, तो 360 का 1/2 हो गया आपके 180। फिर यहां पर 360 का 1/4 हो गया 90, 360 का 1/4 हो गया 90। फिर ऐसा आपने क्या किया, इन्होंने किसी सुविधाजनक त्रिज्या से एक वृत्त खींचा है, इसका केंद्र का नाम रख दिया O, और एक त्रिज्या OA खींच दी। उसके बाद क्या किया, चॉकलेट के त्रिज्यखंड का कोण 180 डिग्री था, पहले वाला दिख रहा है आपको 180 डिग्री का, तो यहां पर एक कोण बना दिया इस त्रिज्या को लेकर के 180 डिग्री का, बिल्कुल बना सकते हैं आप इसको, जिसको नाम दे दिया इन्होंने कोण AOB। उसके बाद बचे हुए त्रिज्यखंडों को भी इस प्रकार से बनाया गया है। जो अन्य वाले हैं ये 90% का बना, और ये भी 90% का बना, अन्य स्वाद वाले और वेनिला जो थी उसका भी यहाँ त्रिज्यखंड बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे, एक और आपको उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण नंबर 2, किसी विशेष दिन में किसी बेकरी की दुकान पर विभिन्न वस्तुओं की बिक्री हुई। यहां पर देखो, सामान्य ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक और पेस्ट्री 160, बिस्कुट 120, अन्य 40, कुल हो गया आपके 720। इसका क्या बनाना आपको पाई चार्ट। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसके कुल जो बिक्री हुई वो कितने रुपए की हुई है, 720 रुपए की। मतलब सामान्य ब्रेड 320 रुपए की बेची है, फूट ब्रेड जो था वो आपका 80 रुपए का, केक और पेस्ट्री 160 रुपए की, बिस्कुट जो बिके हैं वो 120 रुपए के, अन्य जो बिका है वो 40 रुपए का सामान बिका है। तो ये सारे वस्तुओं के नाम हो जाएंगे। फिर बिक्री कितने रुपए की हुई है, टोटल क्या बिक्री थी, टोटल हुई 720 रुपए की। तो 720 पे ये 320 कितना है, 720 के ऊपर 320 कितना है, संपूर्ण का भाग निकालेंगे, और संपूर्ण के भाग को अपन किससे गुणा कर देंगे, 360 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण आने के बाद अपन क्या निकाल सकते हैं, वो पाई चार्ट बना सकते हैं। तो जो भी पाई चार्ट अपन बनाएंगे उसके लिए अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा आपको, तो आइटम का नाम लिखना है, मात्रा लिखनी है, उसके बाद उसके संपूर्ण के ऊपर कितना भाग है वो निकालना, उसके बाद उसका केंद्रीय कोण निकलेगा 360 से गुणा करने के बाद। तो यहां पर देखो 4/9 का 360 से गुणा 160 हो गया, तो 160 डिग्री का यहाँ कोण बना हुआ है। सामान्य ब्रेड वाला आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला कोण, वैसे बिस्कुट वाला 60 डिग्री का है, केक और पेस्ट्री वाला 80 डिग्री का है, फ्रूट ब्रेड वाला है 40 डिग्री का, अन्य है 20 डिग्री का। इस प्रकार से अपन भी बनाएंगे आगे पाई चार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल नंबर पहला। अब आ गई अपनी प्रश्नावली 4.1, जिसका पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल क्या कहता है, तो पहला सवाल कहता है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यहां पर अपने को पाई चार्ट बना के दिया हुआ है, और युवा लोगों को पूछा गया कि आप किस प्रकार का संगीत सुनना पसंद करते हैं, तो सबने अपना अलग अलग मत दिया। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर प्रश्न पूछा 1, 2, 3, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपने को देने हैं। उससे पहले अपन पाई चार्ट को देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले दिखा हुआ है मनोरंजन वाला संगीत जो पसंद करते हैं वो है 40% लोग, उपशास्त्रीय संगीत जो पसंद करते हैं वो 20% लोग हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 10% है, और लोक संगीत पसंद करने वाले 30% हैं। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कितने प्रतिशत हो गई है, 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100। मतलब ओवरऑल प्रतिशत में 100 होते हैं, ओवरऑल डिग्री में 360 होते हैं।
तो 100% लोग जो हैं अलग अलग बताया गया 100% में से कि मनोरंजन वाले इतने हैं, उपशास्त्रीय वाले इतने हैं, शास्त्रीय वाले इतने हैं और लोक संगीत वाले इतने हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया, जबकि 20 व्यक्ति आपके शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। और अपने पास पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है कि शास्त्रीय जो संगीत है वो पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 10% हैं। कितने हैं, 10% लोग जो हैं वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हुए, तो ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है और ये आपको एक संख्या बता रखी कि 20 व्यक्ति हैं, मतलब 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 20 लोगों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अपने को निकालना क्या है, यहां पर कितने टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया, तो अपने को ये पता नहीं टोटल लोगों का, तो हम कह सकते हैं कि टोटल माना कि x लोगों का सर्वे किया गया। कितने लोगों का सर्वे किया गया, x व्यक्तियों का सर्वे किया गया। उन x व्यक्तियों के अंदर अपने पास जो है वो 10%, मतलब उन x का जो 10% है वो किसके बराबर है, तो गुरुजी वो 20 के बराबर हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं जिसकी वैल्यू प्रतिशत में है 10%। तो हम कह सकते हैं कि जो भी x रहा होगा, मतलब जितने भी लोगों का सर्वे किया गया उसका 10% कितना है, 20 है। और x की वैल्यू पता करनी है, परसेंट है लिखा हुआ है, इसको परसेंट का निशान हटाएंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा आपके पास बट्टे में 100 बराबर में हो गया आपका 20। तो x की जो वैल्यू आएगी ये बट्टे में है, उधर जाके हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब 10/100 जो है 100/10 हो जाएगा, तो 20 इंटू हो जाएगा 100/10 और यहाँ 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसल और 2 का गुणा आप करेंगे 100 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200। मतलब कितने लोगों का सर्वे किया गया है, 200 लोगों का सर्वे किया गया है। दूसरा सवाल हमसे पूछा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो ये सीधा अपन ग्राफ देख के बता सकते हैं कि सबका सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है, तो लोक संगीत वाले 30 हैं, ये 10 हैं, ये 20 हैं और ये 40% हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि दूसरे का जो उत्तर होगा, ये पहले का आंसर था अपना कि जो x की वैल्यू आई वो 200 है, अर्थात 200 लोगों का सर्वे किया गया। दूसरा जो है वो दूसरा कहता है कि किस प्रकार का संगीत अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो वो है आपके मनोरंजन संगीत। दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका मनोरंजन वाला जो संगीत है वो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, मनोरंजन संगीत को। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है आपसे, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी कितनी सीडी बनाएगी। अगर कोई कैसेट कंपनी है जो सीडियां बना रही है इस आधार पे, इस पाई चार्ट के आधार पे, तो वो कितने कितनी सीडियां बनाएगी। 1000 टोटल सीडी उसको बनानी है, कितनी बनानी है, 1000 सीढ़ियां बनानी है। तो उसमें से वो मनोरंजन वाली कितनी बनाएगी, लोक संगीत वाली कितनी बनाएगी, शास्त्रीय संगीत वाली कितनी बनाएगी और उप शास्त्रीय संगीत वाली कितनी सीढ़ियां बनाएगी। तो सबसे पहले आपको 1000 सीढ़ियां बनानी है, तो सबसे पहले अपने पास ये जैसे 20% लिखा हुआ, उप शास्त्रीय वाली कितनी बनाएगी, तो उप शास्त्रीय जो आपका लोकगीत है वो 20% लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। उप शास्त्रीय जो संगीत है वो 20% लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। तो अपन 1000 का 20% निकाल लेंगे, 1000 का 20% और प्रतिशत का निशान हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100, ये 2 0 से 2 0 जाएंगे कैंसल और 20 का 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो उप शास्त्रीय जो संगीत है उसकी 200 सीढ़ियां बनाएगी। वैसे ही हम निकालेंगे फिर शास्त्रीय संगीत की, तो शास्त्रीय संगीत वाले लोग जो हैं वो हमारे पास है 10%, तो इसका 10% निकाल लेंगे। 1000 का 10% होता है आपका 100, अर्थात ये 100 से 100 हो गया कैंसल, 10 का 10 से गुणा हो जाएगा 100। तो यहां पर शास्त्रीय जो गीत है संगीत है उसके लिए 100 सीढ़ियां बनेगी। उसके बाद आपके लोक संगीत जो है, तो लोक संगीत के लिए कितनी बनेगी, तो लोक संगीत है 30% लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, तो 1000 का हम निकाल लेंगे 30%, तो इससे आ जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कैंसल और 30 का 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 300 सीढ़ियां। तो ये बनेगी, कितनी सीढ़ियां बनेगी, 300। उसके बाद लास्ट बचा है मनोरंजन वाली, तो मनोरंजन वाली कितनी सीढ़ियां बनेगी, तो मनोरंजन वाले पसंद करने वाले लोग हैं वो 40% हैं, तो 1000 का हम निकालेंगे 40% निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 400। कितना आएगा, 400। तो 400 सीढ़ियां बनेगी आपकी मनोरंजन वाली। टोटल देखो 1000 सीढ़ी होगी, 400, 300, 700, 800, 800, 200, 1000। तो ये 1000 सीढ़ियां अलग अलग टाइप की हमने बता दी, इतनी इतनी सीढ़ियां बनेगी।